आज हम कक्षा 10वीं का जो अर्थशास्त्र का दूसरा अध्याय है संघवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। संघवाद क्या है? तो पिछले अध्याय में हमने बेल्जियम और श्रीलंका की शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया था। बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना था। क्या करना था? कम केंद्र की सरकार की जो शक्तियाँ हैं उनको कम करना था और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। केंद्र की सरकार से शक्तियाँ लेकर किसको दी गई? प्रांतीय सरकारों को। बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और उन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। क्या? जो प्रांतीय सरकारों को अधिकार दिए गए थे वो केंद्र की सरकार उनसे वापस भी ले सकती थी। पर 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही है। किस पर? केंद्र पर। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली थी। क्या अपनाई थी? संघीय शासन प्रणाली। किसके स्थान पर? एकात्मक शासन के स्थान पर। श्रीलंका में व्यावहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते हैं कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। कौन चाहते हैं? जो तमिल लीडर है वो ये चाहते हैं कि श्रीलंका में भी एकात्मक शासन के स्थान पर संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न जो अनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। किसके बीच? केंद्र की सरकार और उनके अधीनस्थ जो अनुषंगिक जो इकाई हैं उनमें बढ़ जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती है। कितने स्तर पर? 2 स्तर पर। तो पहले स्तर पर है तो उसमें देखिए, पहला एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसे केंद्रीय सरकार या राष्ट्रीय सरकार के नाम से पुकारते हैं और जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। और दूसरा जिसको राज्य या प्रांतीय सरकार होती है या बोलते हैं, जो राज्य के शासन का संचालन है वो करती है। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना जो काम है वो करती है। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उल्टा है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन रहकर कार्य करती है। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों को आदेश दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती है और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती है और ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती है। संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। किसकी? संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। तो पहला, सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। किसमें? संघीय शासन व्यवस्था में सरकार कितने स्तर? 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। दूसरा, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, यानी पूरे देश के जो नागरिक हैं उन समूहों के ऊपर शासन करती है। अब इसमें राज्य या केंद्र से कोई लेना देना नहीं है, पर कानून बनाने पर और कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। कानून बनाने और प्रशासन पर उनका अपना अपना अधिकार होता है। तीसरा, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है, यानी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के क्या क्या अधिकार हैं तो वो संविधान में लिखे गए हैं। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। कौन देता है? संविधान। क्या देता है? हर सरकार का जो स्तर है उसके अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी या उसकी सुरक्षा देता है। चौथा बिंदु, संविधान के मौलिक प्रावधानों को एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से होते हैं, यानी संविधान में कोई संशोधन करना है तो केंद्र की सरकार अकेले उसमें बदलाव नहीं कर सकती है, उसमें प्रांतीय सरकारों की सहमति भी आवश्यक हो जाती है। पांचवा बिंदु, अदालत को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। दोनों सरकारों के बीच विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता, यानी केंद्र और प्रांतीय सरकार ने
कोई ऐसा कार्य किया है तो उसकी व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया है? अदालतों को। और केंद्र और राज्य की सरकार के बीच में कोई विवाद है तो उसका जो विवाद है उसका सॉल्यूशन सर्वोच्च न्यायालय करता है और वह निर्णय की भूमिका में रहता है। छठा बिंदु, दोनों सरकारों के राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं। क्या होता है? राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं। सातवां बिंदु, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना, यह उनका दायित्व है। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। संघ शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती हैं। कितने तरीकों से? दो तरीकों से। कौन? संघ शासन व्यवस्थाएं। तो इसमें देखिए, पहला तरीका है दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का कार्य करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के जो उदाहरण है इसमें है, संयुक्त अमेरिका का है, स्विट्जरलैंड है और ऑस्ट्रिया का है। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले देशों में आम तौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के बनिस्पत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। कौन ताकतवर होता है? प्रांतीय सरकार है। किसके बनिस्पत? केंद्र की सरकार के बनिस्पत। अब संघीय शासन व्यवस्था के गठन का जो दूसरा तरीका है तो बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा करना है। इसमें भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण। कौन कौन? भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। और इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बनिस्पत केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होती। पहले वाले में तो केंद्र की सरकार डाउन होती थी और राज्य की सरकार है वो ताकतवर होती, और इस दूसरे तरीके में अब केंद्र की सरकार है वो ताकतवर होती है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था। क्या? भारत में संघीय व्यवस्था एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ था। यानी आज़ादी के लिए हमारे देश के नेताओं ने अपना जो बलिदान दिया था। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हुए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया था। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय व्यवस्था के सिद्धांतों पर हुआ है। संविधान में भारत राज्यों का संघ कहा गया है। किसका संघ कहा गया है? राज्यों का संघ। किसको? भारत को। किंतु भारतीय संघवाद विद्वानों के लिए एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। इसका कारण यह है कि भारतीय संघवाद अपनी प्रकृति में अनोखा है। समय और आवश्यकता के अनुसार यह अपने स्वरूप में शिथिल और कठोर हो जाता है। शांति काल में संघवाद प्रभावी रहता है। किस काल में? शांति काल में क्या रहता है? प्रभावी। आपातकाल में एकात्म स्वरूप ग्रहण कर लेता है। यानी जब आपात की स्थिति आती है तो एकात्म स्वरूप ग्रहण करता है, यानी सारी की सारी शक्तियाँ वो केंद्र के अधीन चली जाती है। संघीय शासन व्यवस्था में राज्य शक्ति केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच विभक्त होती है तथा दोनों ही स्तरों पर, कौन से? राष्ट्रीय और प्रादेशिक, तो दोनों ही स्तरों पर की सरकारों की सत्ता का स्रोत एक ही संविधान होता है। इसके लिए संविधान अलग अलग नहीं है। पूरे देश के लिए एक ही संविधान होगा, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे वो प्रांतीय सरकार है। संघात्मक शासन व्यवस्था में संघीय सरकार तथा राज्यों की सरकारों की अपनी अपनी मौलिक शक्तियाँ भी होती हैं, जो इन शक्तियों के प्रयोग में न तो एक दूसरे पर आश्रित रहती है और न ही एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करती है। दोनों ही स्तरों की जो सरकार है वे अपने अधिकारों के प्रयोग में नागरिकों से सीधा संबंध उनका होता है और नागरिकों की दोनों ही प्रकार की सरकारों के प्रति निष्ठा भी रहती है। संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है, जिसमें संघ सरकार और राज्य की सरकार होती है। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था।
बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में भी संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया था। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिनको 3 सूचियों के नाम से पुकारते हैं। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची, और एक अवशिष्ट सूची भी है। तो पहला देखिए, 3 सूचियों में सबसे पहले आता है संघ सूची। वर्तमान में इस सूची में 99 विषय तय किए गए हैं या सम्मिलित हैं, जिसमें जनगणना, प्रतिरक्षा, सैन्य बल, उच्चतम न्यायालय का गठन, क्षेत्र और उसकी शक्तियाँ, उच्च न्यायालय का गठन, फिर परमाणुविक ऊर्जा है, नागरिकता है, विदेशी मामले है, प्रत्यर्पण है, युद्ध और शांति है, भारतीय रिजर्व बैंक है, बैंकिंग है, बीमा है, डाक, तार, टेलीफोन, समुद्री डकैती, आकाश में किए गए अपराध, राष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध, वायुसेना और संचार साधन, बंदरगाह, भारत से बाहर के स्थानों पर तीर्थ यात्रा करना, केंद्रीय सूचना और अन्वेषण ब्यूरो, विदेशी व्यापार, विदेशी ऋण और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय इसमें सम्मिलित हैं। इसलिए इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र की सरकार को है। दूसरा आता है राज्य सूची। कौन सा? राज्य सूची। इस सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। कितने हैं? 61। और इन विषयों पर केवल राज्य सरकार ही कानून बनाती है। और ये विषय जैसे सार्वजनिक आदेश है, कृषि है, उद्योग है, लोक स्वास्थ्य है, उच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी है, संभागीय संस्थान है, स्थानीय प्रशासन है, पुलिस है, जेल है, पानी, भूमि, सार्वजनिक शासन, शराब, पथकर, मत्स्य पालन, खान, प्राधिकरण और खनिज विभाग, पशुपालन, बाजार, मेले, प्रादेशिक लोक सेवा, कृषि आय पर कर, राज्य लोक सेवा, मनोरंजन कर, सट्टा एवं जुए पर कर आदि ये विषय हैं, ये राज्य सूची के हैं। तीसरा आता है समवर्ती सूची। कौन सी? समवर्ती सूची। इस सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। कितने हैं? 52 विषय। और इन विषयों पर केंद्र व राज्य सरकार कानून बनाती है। विरोधाभास की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही वैध है, मान्य होता। इसमें मुख्य विषय शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा है, चिकित्सीय शिक्षा है और विश्वविद्यालय शिक्षा है, विद्युत, वन्य जीव संरक्षण, कानूनी और कीमत नियंत्रण, गोद लेना व उत्तराधिकार, फिर स्थापत्य कला, व्यापार संघ, औद्योगिक एवं श्रम विवाद और जन्म मरण, सांख्यिकी, विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि विषय। अंतिम आता है अवशिष्ट सूची। कौन सी? अवशिष्ट सूची। जिन विषयों का उल्लेख उपयुक्त तीनों सूचियों में नहीं है, उपयुक्त तीनों सूचियाँ यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो इन्हें इस सूची में रखा गया है। इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। जैसे साइबर कानून है। सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर का अधिकार नहीं मिलते हैं। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर के अधिकार नहीं हैं। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था जिसे विशेष दर्जा प्राप्त था और जिसका अपना संविधान था, और इस राज्य के विधानसभा की अनुमति के बिना भारतीय संविधान के कई ऐसे प्रावधान यहाँ पर लागू नहीं किए जा सकते थे। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। कोई भारतीय वहाँ ज़मीन या मकान नहीं खरीद सकता था। किंतु वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी। अब भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर जाकर रह सकता है, मकान ले सकता है, ज़मीन ले सकता है और स्थायी रूप से वहाँ पर बस सकता है। ये हमारे देश का विभाजन हुआ था उस समय हमारी केंद्र की जो कांग्रेस सरकार है उसने इस प्रकार की व्यवस्था की, जिसका खामियाजा हमें वर्षों तक भुगतना पड़ा। अब नरेंद्र जी मोदी ने इसको समाप्त कर दिया। भारतीय क्षेत्र की कई इकाइयों को बहुत कम अधिकार हैं और ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत है वो नहीं बन सकते हैं। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। चंडीगढ़, लक्षद्वीप या दिल्ली जैसे इलाके इसी श्रेणी में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं हैं। इनका शासन चलाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। किनका? दिल्ली, चंडीगढ़, जो लक्षद्वीप है इनका। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे समाज की बुनियादी बात है।
अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास करना पड़ता है, फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर भी करवाना होता है, तब जाके संशोधन होता है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की जो देखरेख में न्यायपालिका है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारों के संबंध में कोई विवाद होने की स्थिति में फैसला है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। अगला देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण। तो इसमें पहला लक्षण है सर्वोच्च लिखित एवं अचल संविधान, दूसरा शक्तियों का विभाजन, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय, चौथा राज्यों का इकाइयों के रूप में केंद्रीय व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व, और पांचवा आता है राज्यों का संवैधानिक प्रक्रिया में भाग लेना। ये संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण हैं।